नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर का ये नौका विहार है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के तमाम लोग जो कि गोरखपुर जिले से संबंध रखते हैं। क्या नाम है भाई आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, क्या करते हैं आप? अब एमए फाइनल हो गया, पढ़ाई इसी अभी पिछले साल पूरी हुई है। अभी क्या कर रहे हैं? नौकरी वोकरी कर रहे हैं? अभी तो नौकरी नहीं, तैयारी चल रही है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अब एसआई देखते हैं और यूपीपी देखते हैं। तब तो बड़ा दर्द होगा आपके अंदर। एकदम बिल्कुल दर्द है। जब पिछले बार सरकार नहीं आई थी तो मोदी जी रंगून, न्यूयॉर्क, क्योटो बनाने की बात करते थे, चप्पल वाले जहाज पे घूमेंगे। आज गोरखपुर का रेलवे स्टेशन को वो बनाने वाले थे, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क का स्टेशन बना रहे थे। कहाँ बना? कोई बदलाव नहीं है, दर्द है। बताइए, कोई वैकेंसी? क्या उम्मीद है कि अभी तैयारी आप कर रहे हैं, कितने आपकी जो तैयारी है, जैसे एसआई की आप बता रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि यदि आज आप परीक्षा दें तो कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग कर लेंगे अगर आप पास हो जाते हैं तो? रिजल्ट का तो कोई भरोसा नहीं। आए दिन वैकेंसी आप देख ही रहे हैं, सब कोर्ट में फंसी है। दूसरी ये बात है, 1,00,000-2,00,000 लड़के 2 साल 3 साल पे रेलवे में होते थे, रेलवे बिक गई। 1-1.5 लाख लड़के वहाँ एडजस्ट होते थे। और भी बाकी देख ही रहे हैं, संस्था मोदी जी बेच ही रहे हैं। एयरपोर्ट बिक ही गया है। 1,00,000-1.5 लाख रेलवे में होते थे, वो भी खत्म। वो लड़कों का बोझ ये यूपीपी और दरोगा पे पड़ेगा। तो वैकेंसियाँ कम हो रही हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है। और आज देख ही रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, इंग्लिश मीडियम और नए बच्चे आ रहे हैं तो फाइट बढ़ रही है। तो हम लोग को उम्मीद है जितना जल्दी हम लोग देख लें उतना कम हमको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी युवा हैं। आप ये बताइए कि वीडियो तो बाद में बना लीजिएगा, क्या नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम उत्तम कुमार है। इधर आ जाइए, इधर नाम बताइए। उत्तम कुमार नाम। अच्छा, ये बैकग्राउंड में रामगढ़ ताल आना चाहिए। तो क्या करते हैं आप सर? सर, काम करते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम काम करते हैं? क्या करते हैं? मतलब डेयरी, अपनी डेयरी है दूध की। अच्छा, दूध की डेयरी है। पढ़ाई कितनी की है आप? बीए फाइनल है। बीए फाइनल कर चुके हैं, तो नौकरी वोकरी की कौन उम्मीद रखे हैं? उम्मीद रखे हैं रेलवे की। देखिए, रेलवे का। हाँ जी, हाँ जी। खुश हैं इस सरकार से? नहीं खुश, नौकरी के मामले में नहीं खुश तो नहीं है। नहीं खुश हैं? खुश नहीं। तो ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? सर, कोई सोचता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई है। आदमी सब परेशान है, काम काज नहीं है, बुरा हाल है देश का, बहुत बुरा हाल है। आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं, गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री आपके घर के हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गर्व होता है इस बात का? मुख्यमंत्री गोरखपुर के जनपद के हैं तो बहुत ही गर्व होता है। जब वो मुख्यमंत्री यहाँ के बने थे तो गोरखपुर वासियों को बहुत ही उम्मीद था, लेकिन जिस तरह से अपराध, बलात्कार, बेरोजगारी बढ़ रहा है, चरम सीमा पे है, उस तरह से सरकार विफल है अपने कामों पे। आपने देखा होगा कि हाथरस में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और 4 दरिंदे उसके साथ बलात्कार करते हैं। उस बलात्कार होता है उसके साथ और FIR दर्ज करने में 8 दिन लग जाते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि आप ही के समाज से पत्रकार आते हैं, जो पत्रकार उस न्यूज़ को प्रमुखता से दिखाता है, पुलिस उसके ऊपर भी FIR दर्ज कर देती है। आप इस दर्द का अंदाजा लगाइए। ये वो सरकार है जो राम राज्य का दम भरती है। बहुत बड़ी बात अभी आपने कही है कि बेटियों की सुरक्षा, बार बार अपराध का जो मुद्दा है उस मुद्दे से परे एक और बहुत बड़ा मुद्दा है बेटियों की सुरक्षा। जब ये सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव लड़ रही थी तो ये सबसे बड़ा दावा ये था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्नाव, ट्विंकल और तमाम ये रोजाना ये जो घटनाएं घट रही हैं बेटियों के साथ, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगता जा रहा है, जिसको रोकने में अभी तक जो मौजूदा सरकार है पिछली सरकारों की तरह विफल रही है। आगे बढ़ेंगे तो क्या लगता है आपको, ये जो क्राइम हो रहा है इसका क्राइटेरिया मतलब पहले भी था, अब भी है, राहत नहीं मिलेगी? नहीं, जिस तरह से क्राइम पिछले सरकारों में था, देखिए पूरा किसी की भी सरकार हो क्राइम होता है, लेकिन पिछले सरकार में क्राइम बहुत कम था। अच्छा, क्राइम होता भी था तो मुकदमा FIR दर्ज हो जाता था। अब बताइए, आज आप पत्रकार हैं कि बेटियों की सुरक्षा कैसे हम इस सरकार की क्या जिम्मेदारी लेगी? राम राज की परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब रात को 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे इसी नौका विहार के रास्ते हमारी बहन बेटियाँ अकेले सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएँ, तब हम राम राज की परिकल्पना कर सकते हैं। आज शाम सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, अंधेरा होती है, तो बहन बेटियां घर से निकलने, उनके परिवार वाले इतना डरते हैं कि घबराते हैं कि उनको घर से बाहर निकलने के लिए मतलब इजाज़त, परमिशन नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा डर उनके अंदर है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस
क्राइम के पीछे प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन क्राइम को छिपाता रहता है, कहीं भी क्राइम हो जा रहा है, जिसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ आवाज़, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे रहा है, उसी को प्रताड़ना हो रही है। आपके हाथरस वाले कांड पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह से पत्रकार ने बहुत ही गंभीरता से उस मुद्दे को उठाया था, उसी के ऊपर वहाँ उसके ऊपर FIR करके उसको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस अगर अपनी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से अपने काम को करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि क्राइम बढ़ जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर प्रशासन अगर चाह दे, प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर के सामने से कोई एक चप्पल नहीं चुरा सकता है। बलात्कार जैसी घटनाएं तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से हमारे देश की कानून व्यवस्था है, मैं इस सरकार के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। जब से आज़ादी के बाद से, जब से हम लोग आज़ाद हुए तब से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जिस राज्य में भी सरकारें आई हैं और जिनकी भी सरकार रही है, हर बार ये मुद्दा, ये जो अपराध है और अपराध में बलात्कार, और बलात्कार के बाद इसको बलात्कार आप कहेंगे। बलात्कार का मतलब होता है कि 4-5 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, उसे बलात्कार कहेंगे। लेकिन ये बलात्कार है। लड़की को का बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसका हाथ काट दिया जाता है, उसकी जीभें काट ली जाती हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, पैर टूट जाता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरे समाज का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल है, पूरे देश का सवाल है। हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? CD यादव। किस तरह से आप देखते हैं कानून व्यवस्था और खासकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर, किस तरह से देखते हैं आप? अभी इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन सरकार की लापरवाही कह सकते हैं इसको। क्राइम तो था, पिछली बार था। इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाना चाहेंगे? इल्ज़ाम है ही, जिम्मेदारी है। इल्ज़ाम तो है, लेकिन अभी ये लोग भी कुछ अंधभक्त भी होते हैं तो ये डाटा देने लगते हैं। मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, पिछली गवर्नमेंट में भी बलात्कार हुए, इस तरह से जघन्य रूप से बलात्कार नहीं हुए थे। जिस बलात्कार मुद्दा सर ये नहीं है कि किस राज्य में किसके राज्य में कितना बलात्कार हुआ। मुद्दा ये है कि ये बलात्कार की घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं। ये जो दरिंदे हैं, इनके अंदर खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है। मुद्दा ये सरकार पूरी तरह से विफल है, एकदम से। इसके हाथ में कानून का कंट्रोल है ही नहीं, मनमाना चल रहा है एकदम। जिसके ऊपर चाह रहे हैं पुलिस वाले मुकदमा ला दे रहे हैं, जिसके ऊपर चाह रहे हैं जो मन कर रहा है वो धाराएं लगा दे रहे हैं। सरकार का कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसके साथ है किसके नहीं साथ है। सबका साथ सबका विकास लेके ये लोग चल रहे थे, इनको दिया वोट। गोरखपुर का विकास बताए, बहुत सारी योजनाएं आई गोरखपुर में, देख करके हम लोग खुश हुए कि हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री हैं, अब हमारा ज़िला विकसित हो जाएगा। 4 साल में जब सैफई बन सकता है, 5 साल में सैफई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश डेवलप हो सकता है, तो आपने क्यों नहीं किया महाराज जी? करना चाहिए आपको। आप हमेशा अखिलेश यादव जी को कहते थे कि वो सैफई महोत्सव कराते हैं, आपने भी गोरखपुर महोत्सव कराया। जितना का महोत्सव नहीं कराया, उससे कई गुना ज़्यादा घोटाला करके बैठ गए आप लोग। तो क्या उम्मीद की जाए इनसे, क्या उम्मीद की जाए? हम लोग तो पूरी तरह से बेरोजगार हैं। दिन भर डिप्रेशन को अपने दूर करने, हम लोग सुशांत सिंह नहीं बनना चाहते कि डिप्रेशन में आकर के मर जाएं। तो दिन भर अपना घर पे रह लेते हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं। तैयारी तो हम लोग 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, वैकेंसी आनी नहीं है, भर्ती होनी नहीं है। NTPC का एग्जाम कराए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके बैठे हैं। ग्रुप D का फार्म भरवाए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके बैठे हैं। यूपी सरकार में कोई वैकेंसी आई? बीच में ताली बड़ा बजा था। ताली बजा था, ताली। देखिए मोदी जी क्या है ना, वो प्रचारक हैं। वो हम अगर कहें तो हमारे एक वरिष्ठ नेता ने, एक हमारे सीनियर, उन्होंने कहा था कि ये अगर एक्टर होते तो अमिताभ बच्चन को ये पीछे छोड़ चुके होते। तो वो नेता हैं। अच्छा, इतने बढ़िया नेता है, इतने बढ़िया मार्गदर्शक है कि विपक्ष भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलने लगा। विपक्ष भी ताली बजाने लगा। विपक्ष चूंकि इसलिए ताली बजाया क्योंकि अपने यहाँ की जनता भी भेड़ है। हम जनता भले बुरा मानेगी, ये हमारे यहाँ की क्या ताली। हमारे घर में जब हम लोग खाना खाते चम्मच बजाते हैं ना थाली में, तो हमारी दादी मम्मी डांटती हैं कि चम्मच न बजाओ, दरिद्रता आ जाए। और ये चम्मच थाली बजवाए, दीपक जलवाए, लाइट बंद करवा के, क्या सिद्ध करना चाहते थे आप? एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि यहाँ की जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है वो भेड़ है। इस बात की प्रमाण आप पिछले दिन कल शहीद भगत सिंह का जयंती था। कई बार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं भगत सिंह को लेकर, बहुत सारी कहानियां हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि भगत सिंह फांसी पर क्यों चढ़े। भगत सिंह फांसी पे इसलिए चढ़े क्योंकि उस समय, उस वक्त क्रांति के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश का जागना बहुत ज़रूरी था। तो ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान के लोग हैं जिनको जगाने के लिए किसी भगत सिंह को अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ाना पड़ता है। मुद्दा रोजगार को लेकर शुरू हुआ था, बेरोजगारी को लेकर शुरू हुआ था और यहाँ पे आके अटक गया कानून व्यवस्था पर।
तमाम चीज़ें हैं। लगभग चौथा साल है मौजूदा सरकार का। जिस तरह से इस आए दिन अपराध और रोजगार को लेकर रोजाना तमाम युवा सड़कों पे उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए सरदर्द बन सकता है 2022 के चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 का जो बिहार चुनाव है उसका आगाज हो चुका है और मौजूदा सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है और इन्हीं की सरकार इस वक्त बिहार में भी है। इनके गठबंधन की सरकार इस वक्त बिहार में भी है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये तमाम घटनाएं बिहार चुनाव पर असर डालेंगी। कैमरे के पीछे है प्रिंस, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।